वैदिक एवं ज्योतिष मंच के सभी साथियों को नमस्कार। इस मंच के माध्यम से वैदिक एवं ज्योतिष की चर्चाएं चल रही हैं, आप सबको पता है। परंतु ज्योतिष की जितनी भी चर्चाएं इससे पहले चली हैं, मैं आपसे पुनः एक बार निवेदन करना चाहूँगा। जितनी भी वीडियोज आपके पास पहुंची हुई हैं ज्योतिष से संबंधित हमारे मंच के माध्यम से, वे सभी वीडियोज प्रायः प्रश्न कुंडली से संबंधित रही हैं। प्रश्न कुंडली की चर्चाएं हम करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रश्न कुंडली के नियम जन्म कुंडली से संबंध नहीं रखते। प्रश्न कुंडली के नियम जन्म कुंडली से भी संबंध रखते हैं, परंतु स्पेशल जन्म कुंडली से संबंधित कोई भी वीडियो जिससे पहले नहीं पहुंचे। परंतु ऐसा महसूस किया गया कि ज्योतिष के जन्म कुंडली से संबंधित एक विषय आज जन सामान्य होता जा रहा है, जो कि दाम्पत्य जीवन को लेकर के कुंडली मिलान से संबंधित जो विषय है वह आजकल समाज में जन सामान्य होता जा रहा है। उसका कारण चाहे कुछ भी रहा हो, परंतु किसी भी धर्म और संप्रदाय से संबंध रखने वाले लोग, जो हिंदू धर्म से संबंध नहीं रखते, ऐसे लोग भी आज समाज की इस प्रतिकूल परिस्थिति से बचने के लिए कुंडली मिलान की परंपरा को स्वीकार करने लगे हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती भी है हम सभी ज्योतिष से संबंध रखने वाले लोगों के लिए। एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी है, एक बहुत बड़ा दायित्व भी आ चुका है कि हम इस विषय पर बहुत गहनता के साथ विचार करें और जो भी वास्तविक है उस वास्तविकता को हम समाज के सामने प्रस्तुत करें। इसलिए कुंडली मिलान से संबंधित विषय के ऊपर हम बात करना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से कि कुंडली मिलान में कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। सब लोग जानते हैं कि गुणों का आधार केवल नक्षत्र है। नक्षत्र और उसके चरण के आधार पर, यानी कि कन्या और वर्ण के उनके जन्म नक्षत्र और जन्म नक्षत्र के चरण के आधार पर गुण निर्धारित किए जाते हैं। और ये भी सबको पता है कि नक्षत्र कभी कभी 24 घंटे तक एक ही नक्षत्र रह सकता है, यानी नक्षत्र की अवधि बहुत लंबे समय तक रहती है। इसलिए प्राचीन परंपरा में गुण मिलाने की परंपरा थी कि वर और कन्या के जन्म नक्षत्र और उसके चरण के आधार पर दोनों के गुणों की संख्या देखी जाती थी, कितने गुण मिलते हैं। यदि 16 से ऊपर या 18 से ऊपर वर वधू के गुण मिलते हों तो विवाह के लिए अन्य किसी प्रकार की बाध्यता को नहीं देखा जाता था। परंतु सभी ज्योतिष से संबंध रखने वाले साथी और समाज के प्रबुद्ध जन इस बात को सभी जानते हैं कि आज समाज का हर व्यक्ति स्वतंत्रता के साथ जीना रहना चाहता है। जब हमने अपने सुख के लिए दूसरे का ध्यान रखना छोड़ दिया, वहाँ पर हमने समाज की परंपराओं से भी मुक्त होने के लिए प्रयास किया, देश की परंपराओं से भी मुक्त होने के लिए प्रयास किया, बंधु बांधव या कुटुंब की जो परंपराएं हैं उनसे भी मुक्त होकर के हम स्वतंत्र जीवन यापन करने की जब एक इच्छा व्यक्त करके उसके अनुसार चलने लगे, तो हमें अब ये आवश्यक हो चुका है, या तो हमारा खुद का अनुशासन हो, खुद का अपना नियम हो। इस नियम के बिना पारिवारिक एकता या कुछ योगदान के बिना पारिवारिक एकता की संभावना बहुत कम हो जाती है। ऐसे में कुंडली के जन्म कुंडली के जो योग हैं, जिनके बारे में हम पहले विचार करते आ रहे हैं, उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे विचारणीय बिंदु हमें देखने होंगे, विचार करने होंगे।
इस मंच के माध्यम से कुछ एक विचारणीय बिंदु आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। मुझे आशा है कि इस मंच के माध्यम से ज्योतिष से संबंध रखने वाले लोग और सामान्य जानकारी रखने वाले लोग इन विषयों का लाभ जरूर लेंगे। और मैं ज्योतिष से संबंध रखने वाले सभी वरिष्ठ साथियों से ये अपेक्षा भी रखूँगा कि जो ज्ञान, जो अनुभव आपको अपने मंच के माध्यम से मिलते हैं, उनको भी साझा करने का प्रयास करें, उनको भी आदान प्रदान करने का हम प्रयास करें। मैं बहुत सारे लोगों का उनके जो चैनल वगैरह आते हैं उनको मैंने कभी पहले सुना है, तो ऐसा देखा जाता है कि ज्योतिष की वास्तविक बातों को हम बाहर व्यक्त नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने प्रचार के उद्देश्य से कुछ एक बातें हम ज्योतिष की बाहर रख लेते हैं। उससे ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि ज्योतिष का आदान प्रदान वास्तविक तत्व के साथ जब हम रखेंगे तभी समाज में इसके वास्तविक ज्ञान की वृद्धि होगी, आगे बढ़ेगा। तो इस मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हम पुरानी परंपरा के अनुसार वर वधू के गुण मिलान किया करते थे, गुण मिलान यथावत उसी प्रकार से हम रखेंगे। और 18 से ऊपर गुण मिलान होने के बाद जहाँ पर नाड़ी दोष की अनिवार्यता है, वहाँ पर नाड़ी दोष को भी हम उतना ही महत्व देंगे। जहाँ पर गण दोष देखना जरूरी है, वहाँ पर गण दोष को भी हम पूरा महत्व देंगे। और जहाँ पर वर्ण दोष देखा जाना है उस वर्ण दोष को भी हम उपेक्षित नहीं कर सकते। उसके अतिरिक्त ज्योतिष में ऐसा कहा जाता है कि किसी भी विषय को विचार करने के लिए उस भाव की स्थिति, उस भाव में कौन कौन से ग्रह हैं, शुभ ग्रह की स्थिति है तो शुभ फल को बताया जाता रहा है और बताया जाता है। अगर अशुभ ग्रहों की स्थिति है तो अशुभ बताया जाता रहा है। और अशुभ ग्रह उस सप्तम भाव में या संबंधित भाव में देखते हों तो भी हम उस भाव से संबंधित और हानि और लाभ के बारे में विचार करते आ रहे हैं। गुण मिलान का विषय जब भी आता है तो वो पारिवारिक दाम्पत्य जीवन से संबंध रखता है। और ज्योतिष के अंतर्गत दाम्पत्य जीवन का विषय जन्म कुंडली के अंदर किसी भी जन्म कुंडली के 7वें घर से संबंध रखता है। किसी भी कन्या या वर की कुंडली में इसका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, इसका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, इसका विचार हम सप्तम भाव से ही करते हैं। सप्तम भाव में शुभ ग्रह की दृष्टि हो, सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव को देखता हो, या सप्तम भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसी परिस्थिति में हम दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन सुखद हो सकता है, ऐसी हम कल्पना करते हैं। यह सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि हो, शुक्र की दृष्टि हो, इन परिस्थितियों में हम उनका पारिवारिक जीवन श्रेष्ठ होगा, वरिष्ठ होगा, इस प्रकार हम फलादेश करते आ रहे हैं। परंतु कुछ एक विचारणीय बिंदु ऐसे हैं जो सप्तम भाव में वहाँ पर स्थित रहने से पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार की नकारात्मक प्रभाव की संभावनाएं देखी जाती हैं। मैं उन विषयों के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। जैसा कि आप लोग ज्योतिष से संबंध रखने वाले लोग देखते आ रहे हैं बहुत लंबे समय से, किसी भी वर या कन्या की राशि में इनकी जन्म कुंडली के अंतर्गत सप्तम भाव में यदि शनि का प्रभाव रहता है, या तो शनि मकर या कुंभ राशि सप्तम भाव में हो, या मकर या कुंभ राशि का स्वामी सप्तम में मकर या कुंभ राशि हो और शनि स्वयं जो है षष्ठ स्थान में हो, यानी अपने स्थान से द्वादश स्थान में गया हुआ हो,
या शनि की सप्तम भाव में दृष्टि हो, अथवा मंगल की दृष्टि हो, अथवा मंगल की राशि हो, इन सभी परिस्थितियों में आपने शायद आज तक विचार किया होगा, आपका भी अनुभव रहा होगा कि उस जातक के पारिवारिक जीवन में या वैवाहिक जीवन में किसी न किसी प्रकार का विघ्न अथवा विलंब देखा जाता है। इसलिए उसी बात को मैं पुनः स्पष्ट करना चाहूँगा, किसी भी वर अथवा कन्या की कुंडली में पंचम भाव में शनि हो या दशम में शनि हो या अन्यत्र कुत्रापि रह करके शनि अगर सप्तम भाव में दृष्टिपात करता है तो वो पारिवारिक जीवन के लिए बहुत श्रेष्ठ योग नहीं है। इसी प्रकार सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि होती है, मंगल की राशि होती है, या शनि और मंगल दोनों की दृष्टि होती है, अथवा कन्या की कुंडली के अंतर्गत सप्तम भाव में शुक्र रहता हो या वर की कुंडली के अंतर्गत सप्तम भाव में बृहस्पति रहता हो, इन सभी परिस्थितियों में कारको भावनाशाय एक ज्योतिष का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के आधार पर पत्नी कारक ग्रह शुक्र का सप्तम भाव में रहना वर की कुंडली में जहाँ नेगेटिव पॉइंट को दर्शाता है, वहीं कन्या की जन्म पत्री के अंदर सप्तम भाव के स्थान में बृहस्पति का रहना उसके पारिवारिक जीवन के विषय में कुछ न कुछ नकारात्मक विषय का सूचक है। इन योगों में हमें दाम्पत्य जीवन को लेकर के बहुत सूक्ष्मता के साथ विचार करने की आवश्यकता होती है।